हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं इलिट मनीष सर की क्लासेस। हियर कम्स आवर शॉर्ट नोट ऑन heroic couplet. Heroic couplet is a traditional form of poetry. It is a specific kind of couplet that discusses heroic themes and that usually uses iambic pentameter. An ordinary couplet, on the other hand, is simply two successive lines of poetry, often two lines that rhyme and that employ the same meter. So the rhyme scheme of a couplet is AA. So here is the example of an ordinary couplet. If this be error and upon me proved, I never read nor no man ever loved. Shakespeare's sonnet 116, True Love. Heroic couplet पोइट्री का एक ट्रेडिशनल फॉर्म यानी कि पारंपरिक रूप है दोस्तों। यह एक विशेष प्रकार का कॉपलेट यानी कि दोहा होता है जो कि हीरोइक थीम्स को डिस्कस करता है और जिसमें ज्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर का ही प्रयोग होता है। दूसरी तरफ एक ऑर्डिनरी कॉपलेट पोइट्री की टू सक्सेसिव लाइन से मिलकर बनता है जो आपस में राइम बनाती हैं और सेम मीटर को फॉलो करती हैं। इस प्रकार कॉपलेट की राइम स्कीम हो जाती है AA। कॉपलेट का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमें शेक्सपियर की सोनेट ट्रू लव में देखने को मिलता है। इस दोहे से पहले आने वाली 3 क्वार्टरेंस में शेक्सपियर ट्रू लव को डिफाइन करते हुए कहता है कि ट्रू लव वो नहीं होता जो समय और परिस्थिति के साथ बदल जाए, बल्कि ट्रू लव तो वो एवर फिक्स्ड मार्क है जो कि तूफानों में भी एक समान बना रहता है और ये उस पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे के समान है जो कि लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता है। और फिर कवि कहता है कि टाइम अपना नष्ट करने वाला प्रभाव हर चीज पर बनाता है। हर चीज समय के साथ साथ खराब होती चली जाती है, लेकिन ट्रू लव वो चीज है दोस्तों जो कि टाइम के इस रेवेजिंग इफेक्ट से भी बच जाए। और ट्रू लव छोटे छोटे समयों में नहीं बदलता है, ये तो डे ऑफ डूम यानी कि कयामत के दिन तक चलता है। अपनी प्रीसीडिंग लाइंस में ये सारी बातें बोलने के बाद शेक्सपियर इस कॉपलेट पर आते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं, अगर मेरी ये सारी बातें गलत हैं और कोई मेरी गलत बात को मुझ पर सिद्ध करके दिखा दे तो मैं कभी नहीं लिखूंगा और ये सोचूंगा कि इस पृथ्वी पर किसी ने प्रेम किया ही नहीं। In a heroic couplet, the meter and the rhyme scheme are the same as used in the couplet, but the theme it discusses is heroic. Example of heroic couplet: beauties in vain their pretty eyes may roll, charms strike the sight, but merit wins the soul. Alexander Pope, The Rape of the Lock. Heroic couplet में मीटर और राइम स्कीम ठीक वैसी ही होती हैं दोस्तों जैसे कि ऑर्डिनरी कॉपलेट में। बस फर्क इतना होता है कि हीरोइक कॉपलेट में जो थीम डिस्कस होती है वो हीरोइक होती है। हीरोइक कॉपलेट का बहुत अच्छा उदाहरण हमें अलेक्जेंडर पोप के लिखे द रेप ऑफ द लॉक में देखने को मिलता है, जिसमें वो लिखते हैं, सुंदर स्त्रियां चाहे अपनी प्यारी प्यारी आंखों को कितना ही मटका लें दोस्तों, वो बेकार ही जाता है। चार्म्स, आउटर क्वालिटीज और बाहरी आकर्षण ध्यान जरूर खींच सकता है दोस्तों, लेकिन दिल को जीतने का काम तो मेरिट या फिर इनर क्वालिटीज ही करती हैं दोस्तों। जेफरी चॉसर, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, पायनियर्ड द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर. Chaucer made its use in the legend of good women and prologue to the Canterbury Tales. Here are some lines from his prologue to the Canterbury Tales. She was a worthy woman all her life, husbands at church though she had 5, without other company in youth, but thereof needeth not to speak as now thee. यहाँ पर चौसर हमें वाइफ ऑफ बाथ के बारे में बताता है। बाथ यहाँ पर किसी आदमी का नहीं बल्कि जगह का नाम है। उस बाथ नाम की जगह में रहने वाली स्त्री यानी कि वाइफ ऑफ बाथ के बारे में चौसर कहते हैं
कि वो अपनी जिंदगी भर एक वर्दी वुमेन यानी कि योग्य महिला बनी रही और चर्च के दरवाजे पर शादी करने के लिए वो 5 बार खड़ी हुई, अर्थात उसके 5 हस्बैंड थे। इसके अलावा युवावस्था में उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स भी रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। Alexander Pope is called the greatest master of heroic couplets. His hilarious mock epic, The Rape of the Lock, is one of the most commonly cited examples of this form. Dryden's translation work of Virgil's Aeneid, Absalom and Achitophel, and MacFlecknoe are also some renowned examples of heroic couplet. Samuel Johnson's Vanity of Human Wishes is also a fine example of this form. अलेक्जेंडर पोप को हीरोइक कॉपलेट का सबसे बड़ा मास्टर माना जाता है दोस्तों, और उनका लिखा हुआ खूब हंसाने वाला रेप ऑफ द लॉक हीरोइक कॉपलेट के मोस्ट साइटेड एग्जाम्पल्स में से एक है दोस्तों। जब भी हीरोइक कॉपलेट नाम आता है तो सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक दिमाग में आता है। ऐसे ही ड्राइडन का ट्रांसलेशन वर्क वर्जिल्स एनीड, एब्सलम एंड एकिटोफल और मैकफ्लेक्नॉय भी हीरोइक कपलेट के जाने पहचाने एग्जाम्पल हैं, और सैमुअल जॉनसन का वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस भी पोइट्री की इस फॉर्म का अच्छा उदाहरण है दोस्तों। विद दिस आई वाइंड अप टुडेज क्लास फ्रेंड्स। विल बी मीटिंग वेरी सून विद अ न्यू लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, अपने लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम ब्लैंक वर्स को डिस्कस करेंगे, एंड हियर कम्स आवर शॉर्ट नोट ऑन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इज पोइट्री written in a regular metrical pattern but with unrhymed lines. Almost always that regular meter is iambic pentameter. This is the reason why blank verse is also known as unrhymed iambic pentameter lines. Of all English metrical forms, it is closest to the natural rhythms of English speech. This is the reason why it has been more frequently and variously used than any other type of the versification. Blank verse उस तरीके की पोइट्री को कहते हैं दोस्तों जिसमें एक रेगुलर मीटर का तो प्रयोग होता है लेकिन लाइंस अनराइम्ड ही रहती हैं दोस्तों। और ब्लैंक वर्स में ज्यादातर यूज होने वाला मीटर आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है दोस्तों। इसीलिए ब्लैंक वर्स अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर वर्स के नाम से भी जानी जाती है। सारे इंग्लिश मीट्रिकल फॉर्म्स में ये ब्लैंक वर्स ही है दोस्तों जो इंग्लिश स्पीच की रिदम के सबसे ज्यादा करीब है, और यही कारण है कि ब्लैंक वर्स का प्रयोग फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार और वेरियसली अर्थात विविध रूपों में किया जाता है दोस्तों। इतना फ्रीक्वेंटली, इतना वेरियसली किसी भी इंग्लिश वर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। Soon after, blank verse was introduced by the Earl of Surrey in his translations of Book 2 and Book 4 of Virgil's The Aeneid. It became the standard meter for Elizabethan and later poetic drama. Christopher Marlowe made the powerful and perfect use of blank verse in his plays, and this is why Ben Jonson called it Marlowe's mighty line. We find one of the finest examples of blank verse in the following lines. Was this the face that launched 1,000 ships and burnt the topless stars of Ilium? Sweet Helen, make me immortal with a kiss. Dr. Faustus Marlowe. The Earl of Surrey यानी कि हेनरी हॉवार्ड वो व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने सबसे पहले ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने इसका प्रयोग वर्जिल्स दी एनीड के अपने ट्रांसलेशंस की बुक 2 और बुक 4 में लगभग 1540 के आसपास किया था, और उसके बाद तो ब्लैंक वर्स एलिजाबेथन ड्रामा के लिए
और दूसरे आने वाले पोएटिक ड्रामास के लिए एक स्टैंडर्ड मीटर बन गया था दोस्तों। और क्रिस्टोफर मार्लो ने तो इस ब्लैंक वर्स का प्रयोग और भी पावरफुल और भी परफेक्ट तरीके से किया था, इतना कि बेन जॉनसन ने मार्लो के ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन तक कह दिया था दोस्तों। और ऐसी माइटी लाइन का एग्जाम्पल, ऐसी ब्लैंक वर्स का एग्जाम्पल हमें क्रिस्टोफर मार्लो की इन लाइंस में देखने को मिलता है। क्या यही चेहरा था जिसने 1000 जहाजों को लॉन्च कर दिया था, यानी कि पानी में उतार दिया था युद्ध के लिए? और क्या यही चेहरा था जिसकी वजह से इलियम यानी कि ट्रॉय के कई सारे टॉपलेस टावर्स को जला दिया गया था? ओ स्वीट हेलन, तुम ही तो हो जिसने ट्रॉय का इतना बड़ा युद्ध करवाया था। ओ स्वीट हेलन, मुझे एक किस दो और उस किस से मुझे भी अमर बना दो। जॉन मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स फॉर हिज वर्ल्ड फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट। द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम दिस इमॉर्टल एपिक आर वर्थ रिमेंबरिंग। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस and in itself can make the heaven of hell a hell of heaven. To reign is worth ambition, though in hell, better to reign in hell than serve in heaven. Paradise Lost, मिल्टन। दिमाग अपने ही स्थान पर है और ये दिमाग अपने अंदर हेल का हेवन भी बना सकता है और हेवन का हेल भी। रेन यानी कि शासन करना वो ज्यादा एम्बिशन वाला है, वो ज्यादा महत्वाकांक्षी काम है दोस्तों, चाहे वो शासन हेल में ही क्यों ना किया जाए। हेवन में सर्व करने से अच्छा है कि हेल में रेन करो, अर्थात स्वर्ग में गुलामी करने से ज्यादा अच्छा है कि नरक में राजा बनकर जियो। ब्लैंक वर्स हैज बीन यूज्ड बाय द फॉलोइंग राइटर्स इन देयर पॉपुलर वर्क्स। जेम्स थॉमसन for his descriptive and philosophical seasons, William Wordsworth for his autobiographical prelude, Alfred Lord Tennyson for the narrative Idylls of the King, Robert Browning for the Ring of the Book and many other dramatic monologues he wrote, and T.S. Eliot for much of the Wasteland. Blank वर्स का प्रयोग निम्नलिखित राइटर्स ने अपने वर्क्स में किया है। जेम्स थॉमसन ने ब्लैंक वर्स का प्रयोग सीजन्स को लिखने में, वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड को लिखने में और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने आइडल्स ऑफ द किंग नामक किताब को लिखने में किया है। साथ ही रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ब्लैंक वर्स का प्रयोग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के साथ साथ अपनी एक पॉपुलर बुक द रिंग एंड द बुक को लिखने में भी किया है। और टी.एस. एलियट ने भी वेस्टलैंड का बड़ा वाला हिस्सा ब्लैंक वर्स में ही लिखा है दोस्तों। Spenserian stanza is a verse form that consists of 8 iambic pentameter lines followed by a 9th line of 6 iambic feet, an Alexandrine. The first 8 lines produce an effect of formal unity while the last line completes the thought of the stanza. The final line typically has a caesura or break आफ्टर द फर्स्ट 3 feet। स्पेंसेरियन स्टैंजा काव्य का वो रूप होता है दोस्तों जिसमें 8 आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस आती हैं, उसके बाद एक एलेक्जेंड्रीन यानी कि 6 आयम्बिक फीट वाली लाइन आती है। इस प्रकार ये 9 लाइंस का एक स्टैंजा होता है दोस्तों, जिसमें शुरू की 8 लाइनों में तो आयम्बिक पेंटामीटर होता है और 9वीं लाइन में एक एलेक्जेंड्राइन। फर्स्ट 8 लाइंस एक फॉर्मल यूनिटी को दिखाती हैं, जबकि द लास्ट यानी कि 9वीं लाइन स्टैंजा के थॉट को कंप्लीट करती हैं। अंतिम लाइन में हमें एक सेजुरा और ब्रेक देखने को मिलता है दोस्तों, और ये सेजुरा और पॉज हमें फर्स्ट 3 feet के बाद देखने को मिलता है। द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसेरियन स्टैंजा इज ABAB BCBC C. It was invented by Edmund Spenser for his great work The Fairy Queen.
स्पेंसेरियन स्टैंजा की राइम स्कीम ए बी बी सी सी होती है। इस प्रकार के स्टैंजा को एडमंड स्पेंसर ने अपने ग्रेट वर्क द फेरी क्वीन के लिए इन्वेंट किया था। द अदर पोइट्स also made the beautiful use of Spenserian stanzas while composing their masterpieces. Some prominent examples are Lord Byron's Childe Harold's Pilgrimage, John Keats' The Eve of St. Agnes, Percy Bysshe Shelley's stanzas written in dejection near Naples, and Adonis, Alfred Lord Tennyson's The Lotus Eaters. स्पेंसर के बाद स्पेंसेरियन स्टैंजास का प्रयोग कुछ दूसरे राइटर्स ने भी अपने मास्टरपीसेस के लिए किया था दोस्तों, और जिनमें मुख्य हैं लॉर्ड बायरन का चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज, जॉन कीट्स का लिखा द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, पर्सी बायशे शेली का स्टैंजास रिटन इन डायरेक्शन नियर नेपल्स और एडोनिस, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का लिखा हुआ द लोटस ईटर्स. We find a very fine example of Spenserian stanza in the following lines of Shelley in stanzas written in dejection near Naples. Alas, I have nor hope, nor health, nor peace within, nor calm around, nor that content surpassing wealth the sage in meditation found, and walked with inward glory crowned, nor fame, nor power, nor love, nor leisure. Others I see whom these surround, smiling they live and call life pleasure. To me that cup has been dealt with in another measure. बड़े दुख की बात है कि मेरे पास ना तो आशा है और ना ही अच्छा स्वास्थ्य, ना ही अंदरूनी शांति है और ना ही चारों ओर की शांति, और ना ही वो संतुष्टि जो कि धन दौलत से बढ़कर होती है, जिसे साधु संत मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाकर प्राप्त करते हैं और फिर आंतरिक गौरव के साथ इधर से उधर पूरे सम्मान के साथ घूमते हैं. मेरे पास तो ना प्रसिद्धि है, ना शक्ति, ना प्रेम और ना ही फुर्सत. दूसरे लोगों को मैं देखता हूं जिन्हें ये चीजें घेरे हुए हैं. ये लोग मुस्कुराते हुए जीते हैं और जिंदगी को प्लेजर यानी कि आनंद कह के पुकारते हैं, लेकिन मुझे तो ये जीवन रूपी प्याला कुछ अलग ही तरीके से प्रदान किया गया है. The literal translation of Tarja Rima from Italian is third rhyme. Tarja Rima is a rhyming verse form in which the poem or each poem section consists of tercets, 3-line stanzas with an interlocking 3-line rhyme scheme. Tarja Rima uses chain rhymes in the pattern ABA, BCB, CDC, DED and so on. There is no limit to the number of lines. In other words, Tarja Rima is the Italian verse form consisting of stanzas of 3 lines. The first and third lines rhyming with one another, and the second rhyming with the first and the third of the following tercet. The series ends with a line that rhymes with the second line of the last stanza. The meter is often iambic pentameter. Italian term Tarja Rima का लिटरल ट्रांसलेशन होता है दोस्तों थर्ड राइम. इसीलिए तो टर्जा रिमा एक ऐसी राइमिंग वर्स है जिसमें कि टर्सेट्स पाए जाते हैं. इट मींस 3 लाइंस के स्टैंजाज पाए जाते हैं जो कि इंटरलॉकिंग राइम स्कीम रखते हैं, और वो राइम स्कीम होती है ABA, BCB, CDC, DED एटसेट्रा. तो दूसरे शब्दों में बोले तो टर्जा रिमा एक इटालियन वर्स है जिसमें 3 लाइंस के स्टैंजाज होते हैं. फर्स्ट और थर्ड लाइन आपस में राइम करती हैं और सेकंड वाली लाइन अगले वाले टर्सेट के फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम बनाती है दोस्तों. द इटालियन पोइट डांटे एलिघेरी वाज द फर्स्ट टू यूज टर्जा रिमा. ही मेड अ मैग्निफिसेंट यूज ऑफ दिस वर्स फॉर्म
while composing his long narrative poem Divine Comedy, completed in 1320. After Dante, Tarja Rima became a popular form in 14th century Italy for allegorical and didactic poetry, especially written by Petrarch and Boccaccio. This verse form was strikingly used in 16th century Italy for satire and burlesque, notably by Aristo. इटालियन पोइट डांटे एलिघेरी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टर्जा रिमा का प्रयोग किया था। उन्होंने इस सुंदर से वर्स फॉर्म का प्रयोग अपनी प्रसिद्ध लंबी नैरेटिव पोएम डिवाइन कॉमेडी को लिखने में किया था, जो 1320 में पूरी हुई थी। दांते के बाद टर्जा रिमा का प्रयोग 14th सेंचुरी इटली में बहुत सारी एलिगरिकल और डायडेक्टिक पोएम्स को लिखने में किया गया, और मुख्य रूप से ये काम पेट्रार्क और बोccaccio ने किया था। इसी वर्स फॉर्म का प्रयोग 16th सेंचुरी इटली में एरिस्टो ने सटायर और बर्लेस्क यानी कि व्यंग्यात्मक और हास्यात्मक कविताओं को लिखने में भी किया था। टर्जा रिमा has been a demanding form to use in the English language. The first English poet who wrote in Tarja Rima was Geoffrey Chaucer. Chaucer used it for his complaint to his lady. Thomas Wyatt is credited to popularize this form in the English language through his translations and original works. Later, the poets of Romantic age like Lord Byron and Percy Bysshe Shelley experimented with this form. टर्जा रिमा इंग्लिश लैंग्वेज में एक डिमांडिंग फॉर्म के रूप में आई, और पहले पोइट जिन्होंने टर्जा रिमा का प्रयोग किया वो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जेफरी चौसर ही थे, और चौसर ने टर्जा रिमा का प्रयोग अपनी बुक कंप्लेंट टू हिज लेडी को लिखने में किया था। थॉमस व्याट वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्स फॉर्म को अपने ट्रांसलेशंस और ओरिजिनल वर्क्स के माध्यम से खूब लोकप्रिय बनाया था, और फिर रोमांटिक एज के पोइट्स लॉर्ड बायरन और पीबी शैली ने भी टर्जा रिमा का प्रयोग अपने वर्क्स में किया था। शैली हैज मेड ब्यूटीफुल यूज ऑफ टर्जा रिमा इन हिज ओड टू द वेस्ट विंड। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ दिस पॉपुलर पोएम आर, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing. So rhyme scheme of this stanza is ABA. With this I end today's class, friends. Thank you very much.